होल्डर्स आर, अब ये डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के देनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के लेनदार, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के देनदार, या फिर ऑनर्स ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के मालिक। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और जो 3 है ये दोनों सेम ऑप्शन है जो कि कट गए। ठीक है, अब बचा यहाँ पे कंपनी के मालिक, इन्हें नहीं कहा जाता, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रेडिटर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने डिवेंचर्स परचेज किए हैं, अब ये इसका जो इंटरेस्ट मिलेगी इनको वो इंटरेस्ट चाहिए, इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे, जो भी डिवेंचर्स के ऊपर हमने फिक्स की हुई है इंटरेस्ट वो, तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स इंडिकेट द, अब जो डिवेंचर्स हैं वो हमें क्या संकेत दिखाते हैं या फिर उनसे हमें क्या संकेत मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अल्पकालिक उधारकों का ये संकेत करते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि कंपनी के निदेशकों के शेयर्स हैं ये बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका निवेश ये बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन उधार को बताते हैं। तो हमें ये बताना है डिवेंचर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि हमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवेंचर्स हमारे लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताते हैं जो कि कंपनी ने बोरो की है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने इसको कहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेबल इज, यानी कि जो डिवेंचर्स में जो ब्याज है वो कैसे दे होती है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो हमारे सामान्य आरक्षित है उसमें हस्तांतरित करना। ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित करना किसमें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के प्रॉफिट में से चार्ज करना या फिर उसमें से आपको पे करना है। और एप्रोप्रिएशंस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, यानी कंपनी के मुनाफे का विनियोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगी हमारे डिवेंचर्स के लिए वो होगी यहाँ पे जो हमारे फॉर्म्स के प्रॉफिट होंगे उसमें से हम इसको, जो भी डिवेंचर्स होल्डर पे हमारे इंटरेस्ट बनेगी हम उसको पे करेंगे, यानी कि फॉर्म के प्रॉफिट से हमें इसको चार्ज करना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्म के प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर ऑफ डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर, अब जो डिवेंचर्स के ओनर हैं वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होंगे, डिवेंचर्स का मालिक किसके लिए योग्य होगा? ऑप्शन है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, निश्चित ब्याज दर के लिए, कंपनीज वोटिंग राइट, यानी कि उनको कंपनी के मतदान करने में अधिकार मिलेगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर, यानी कि फर्म के मुनाफा जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें, या फिर फिक्स डिविडेंड, एक निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड जहां पर हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो फ्रेंड डिवेंचर्स में हम सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात की गई है, ये डिविडेंड दिया जाता है हमारा शेयर में। ठीक है, और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आता है हमारा फिक्स असेट्स, तो ऑप्शन ए राइट है। अब जो फिक्स असेट्स किस में से दिया जाएगा? वो फिर दिया जाता है हमारा ये फर्म के प्रॉफिट में से। ठीक है, शेयर नहीं होगा, फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर लिखा है, फर्म्स के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता है, फर्म के प्रॉफिट में से जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट वहां से उनको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब जो भी फिक्स रेट होगी वो फिक्स रेट का जो अमाउंट है वो उस 50 लाख में से निकाल के दे दिया जाएगा, शेयर नहीं दे रहे उसमें से निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कंपनी इन कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है, एक मिनट, ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, यानी कि कंपनी के परिसमापन पर जो डिवेंचर्स की मूल राशि है वो वापस आ जाती है। अब वो किस में वापस आती है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा क्लियरली।
अब जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो डिवेंचर्स में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस में से दिया जाता है, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के बाद, इक्विटी कैपिटल से पहले, सभी के बाद में दिया जाता है या सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से ये बात की जा रही है कि जब फॉर्म का हम लिक्विडेशन यानी कि फॉर्म अपनी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे इक्विटी कैपिटल है, देखिए ऑप्शंस में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है तो हमें उसके बेसिस पे बताना होगा। वैसे सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का किया जाता है, ठीक है। जो कंपनी के उसके बाद कंपनी के लॉस होते हैं, फिर कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इक्विटी कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट जो भी रिटर्न है उसको किया जाएगा, ठीक है, लिक्विडेशन के बेसिस पर। यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन दिया हुआ, ठीक है, तो बिफोर इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शंस है यहाँ पर, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर, यानी कि जो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू है, हिंदी में भी देख लीजिए, डिवेंचर का निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो डिवेंचर पर ब्याज है मुनाफे के खिलाफ एक आरोप है, यानी कि हम वहां से उसको पेमेंट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द एग्रीड इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये कॉमन है कि हम उसके जो प्रीफिक्स डिवेंचर्स हैं वहां से उसको इंटरेस्ट रेट के साथ सहमत हुए हैं देने के लिए। फोर्थ है, अ डिवेंचर इज काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग, एक डिवेंचर एक तरह का सार्वजनिक उधार है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि इसमें से कौन सा यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू डिवेंचर कैन नॉट डिफर। अब ये डिफर हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें इश्यू किया आप रिडेम्पशन भी उसमें करें। रिडेम्पशन कम पर भी हो सकता है, ज्यादा पर भी हो सकता है, ठीक है, ये टर्म्स एंड उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैन नॉट डिफर, ये डिफर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे झूठे बयान जो है उसको हमें बताना है कि कौन से झूठे बयान है। ऑप्शंस देखिए, अ फर्म कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर एंड शेयर, यानी कि एक फर्म अपने डिवेंचर और शेयर खरीद सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी है, अ कंपनी कैन इश्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक कंपनी जो है वो परिवर्तनीय डिवेंचर जारी कर सकती है। थर्ड है, अ बिजनेस कैन इश्यू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, एक व्यवसाय मतदान अधिकारों के साथ डिवेंचर खरीद जारी कर सकता है यानी इशू कर सकता है। फोर्थ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स, एक संगठन रिडीमेबल डिवेंचर जारी कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो आप यहाँ पर आइए, इसमें यहाँ ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है ये डिवेंचर्स के साथ वोटिंग राइट दे सकता है। फ्रेंड वोटिंग राइट सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बेयर डिवेंचर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है फीचर्स है जो कि हमारा बेयर डिवेंचर का नहीं है, कौन सा विकल्प बेयर डिवेंचर की विशेषता नहीं है। ये हो गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। ऑप्शन है, द इंटरेस्ट पेड टू द होल्डर रेस्पेक्टेड टू ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ब्याज धारक को पहचान के बावजूद भुगतान किया जाता है, ये इसका क्या विशेषता है। सेकंड है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि यह केवल वितरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्स ट्रांसफर डेट, यानी कि जो बेयर डिवेंचर के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण विलेख की आवश्यकता होती है। थर्ड ये है ऑप्शन। एंड फोर्थ है हमारा, इट इज नेगोशिएबल टूल, यह एक पराक्रम में उपकरण है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नॉट यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्ड ट्रांसफर डीड, तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती है बेयर डिवेंचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए नाम से ही बेयर डिवेंचर है, यानी कि जिसके पास होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका ओनर है, वो उसका पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के रूप में है, किस अकाउंट के रूप में है? करंट अकाउंट के रूप में है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते के रूप में है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूप में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा एक तरह से पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। अब जो डिस्काउंट डिवेंचर कोई भी इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट की फॉर्म में, यानी कि हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित राजस्व, कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि, रेवेन्यू लॉस यानी कि राजस्व हानि, नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हम डिवेंचर इश्यू करते हैं किसी भी तरह के डिस्काउंट पर, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे कैपिटल नेचर का होता है और उस पर लॉस हमारा कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए क्या, किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, सभी निर्णय किस तरह के होते हैं? ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स, किस तरह के डिसीजंस होते हैं? इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं।
हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहां प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है? एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है, और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहां पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहां पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहां पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है, पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 तो ऑप्शंस में फ्रेंड्स से ये थी आज डिफाइन की करना है वीडियो। कि आई कौन होप सा आपको आज आंसर के जो है क्वेश्चंस वो पसंद आए हमें होंगे। ज्यादा अगर वीडियो लगता है पसंद कि आए तो ये वीडियो हाँ को नहीं लाइक हो सकता कीजिए, है। अपने फ्रेंड्स के देखिए, साथ शेयर कीजिए। टैक्स ट्रीटी और किसी भी पॉलिसी तरह की बिल्कुल कोई नहीं भी हो क्वेरी हो सकती। या आप सजेशन देना तकनीकी चाहते हैं तो आप विकास, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स विकास ये नेक्स्ट वीडियो डिपेंड में हम करता है फिर कि मिलते एरिया हैं कौन सा है, और तो हम विच ये नहीं वीडियोज बोल के सकते साथ। कि तब तक हमारी जो के लिए बाय सप्लाई ऑफ बाय। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है, क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं
क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल कॉजेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज़्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन में हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है, तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति, क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।